नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार पंडित आप लोगों का न्यू इम्पैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग वास्तविक संख्या का पार्ट 2 देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था कि किसी भी संख्या का परिमेय होने के लिए 3 कंडीशन था। सबसे पहला कंडीशन था कि उस संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि P और Q दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन आपका ये था कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब वह संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, माने Q का मान 0 के बराबर ना हो, उस संख्या को हम लोग कहते थे कि वो संख्या परिमेय संख्या है। तथा जिस संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको कहा जाता था कि वो संख्या अपरिमेय संख्या है। बहुत सारा एग्जांपल लेके दिखाया गया था। जैसे कह देंगे -√3 बट्टा 2, पूछेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कंडीशन को देखिए, P बट्टा Q के रूप में होना चाहिए, तो P बट्टा Q के रूप में है, पहला कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन कहता था कि P और Q दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये Q तो पूर्णांक है, लेकिन बताए थे आपको कि जिस नंबर का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो पूर्णांक नहीं माना जाएगा। तो ये √3 जो है पूर्णांक नहीं माना जाएगा। तो Q पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है, जबकि कंडीशन में कहता है कि P और Q दोनों पूर्णांक है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि ये वाला नंबर जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा। अगर आप वीडियो 1 जो पार्ट 1 था वो नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 को देखें, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। सिंपल समझ लीजिएगा कि रूट के अंदर कोई भी वैसा नंबर मिल गया जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, उसको एकदम मारिएगा कि वो अपरिमेय है, ठीक है। हाँ, एक और बात, कहीं कहीं ऐसे दे देता है, जैसे दे देगा यहाँ पे कि 2√3 और बट्टा में दे देगा √3 और इधर दे देगा 4√3 चाहे या 5√3, कहेगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला परिमेय है। क्यों? क्योंकि √3 कट जाएगा। तो P बट्टा Q, P Q दोनों पूर्णांक और Q का मान 0 के बराबर नहीं, तो इसको माना जाएगा परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय आप लोग जान चुके होंगे। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। अब यहां से कुछ पॉइंट समझ लीजिए। सबसे पहला, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है पाई के बारे में, तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी पूछा जाएगा आपसे कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, तो वहां आप आंसर दीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि आपसे पूछा जाएगा जबकि 22/7 क्या है, तो याद रखिएगा 22/7 जो है परिमेय है, क्योंकि P बट्टा Q के रूप में है। P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि 22/7 परिमेय है और पाई क्यों अपरिमेय है। तो देखिए, पाई का जो वैल्यू 22/7 लेते हैं, ये रियल में पाई का मान निकाला है अभी पूरा मतलब कि नहीं ज्ञात किया गया है, तो पाई को अपरिमेय माना जाएगा। लेकिन ये 22/7 जो होता है पाई का रियल वैल्यू नहीं है, ये पाई का मतलब कि अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब पाई इसके करीब पाई का मान होता है, इसलिए 22/7 लिया जाता है। तो याद रखिएगा 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो आपसे एग्जाम में पाई पूछेगा तो मानिएगा अपरिमेय संख्या है, और अगर 22/7 पूछेगा तो ये वाला परिमेय संख्या है। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि एगो अगर परिमेय संख्या है, कोई भी एक परिमेय संख्या है और प्लस एगो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे जोड़ निकालिए या घटाव निकालिए, एगो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर आप जोड़ निकाल रहे हैं या घटाव निकाल रहे हैं, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा,
हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतरफल क्या होता है, तो याद रखिएगा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा आप यहाँ से पॉइंट ये याद रखिएगा कि एगो परिमेय संख्या हो या और एगो अपरिमेय संख्या हो, एगो परिमेय संख्या हो या एगो अपरिमेय संख्या हो, दोनों का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर दो गो अपरिमेय हैं, अपरिमेय और प्लस या माइनस अपरिमेय, तो देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर दो गो अपरिमेय संख्या हो तो इसका योगफल या अंतरफल कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, परिमेय भी हो सकता है और नहीं तो अपरिमेय भी हो सकता है। ये सोच रहे होंगे आप कैसे, ध्यान से समझिए। या पांचवा भी पॉइंट लिख लेते हैं, चाहे यहां से समझ लीजिए। 3 पॉइंट समझिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग निकालिए या अंतर निकालिए, हमेशा अपरिमेय आएगा। लेकिन एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल निकाल रहे हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन दो गो अगर अपरिमेय संख्याओं का आप जोड़ या घटाव निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा ये परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो 4 पॉइंट यहां से बताया गया। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। ध्यान से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लिख देंगे 2, तो 2 परिमेय संख्या है, और अगर लिख देंगे यहाँ √3 तो ये अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होता है और कोई भी वैसा नंबर रूट के अंदर जो हो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले वो अपरिमेय होता है। तो ये है परिमेय और ये है अपरिमेय, और जो जोड़ने के बाद जो मिलेगा 2√3 नंबर, ये भी मिल जाएगा आपका अपरिमेय। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योगफल और अंतरफल हमेशा अपरिमेय होगा। अगर एगो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल निकालेंगे, जैसे 2√3 से गुणा कराएंगे तो ये भी मिल जाएगा 2√3, जो कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अगर आप योगफल या अंतरफल निकाल रहे हैं तो दोनों ही चीज पॉसिबल है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहे हैं। जैसे कह देंगे कि 2 + √3 और इधर कह देंगे +2 - √3, तो देखिए ध्यान से, ये वाला भी अपरिमेय है, ये वाला भी अपरिमेय है, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो 2 + √3 +2 - √3 ये कट जाएगा, 2 2 4, तो ये क्या मिल गया आपका परिमेय संख्या। लेकिन अगर यहीं पर हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, यहीं पर अगर 2 + √3 और प्लस यहाँ 2 - √3 ले लेते हैं, सॉरी प्लस में ले लेते हैं, तो ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, और दोनों का योग निकालते हैं तो 2 और 2 4 और √3 2 √3, तो ये भी एगो अपरिमेय संख्या ही निकलता। तो 4 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का चाहे जोड़ निकालिए चाहे घटाव निकालिए, हमेशा अपरिमेय आएगा। एगो परिमेय संख्या का दूसरा अपरिमेय संख्या के साथ गुणा कराइएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय का चाहे जोड़ निकालिए चाहे घटाव निकालिए, ये परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतरफल क्या होगा, और ऑप्शन रहेगा परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा दोनों, क्योंकि 2 गो अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। तो याद कैसे रखिएगा, देखिए ये विजातीय है, परिमेय और अपरिमेय, विजातीय है फिर परिमेय अपरिमेय। तो याद रखिएगा जब भी विजातीय होगा माने परिमेय अपरिमेय या अपरिमेय परिमेय, तो आंसर हमेशा आपका अपरिमेय आएगा। लेकिन अगर 2 गो सजातीय होगा, चाहे परिमेय परिमेय हो और चाहे अपरिमेय अपरिमेय हो, तो अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतरफल हमेशा परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। एक पॉइंट और लास्ट कि 2 गो अगर परिमेय संख्या है, एगो परिमेय संख्या है और दूसरा भी परिमेय संख्या है,
तो दो गो परिमेय संख्याओं का अगर गुना करा दें, सॉरी जोड़ या घटाव निकाल दें, तो ये हमेशा ही परिमेय मिलेगा। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अगर परिमेय और अपरिमेय का एक फल निकाला जाए तो अपरिमेय संख्या मिलेगा, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल निकाला जाए तो अपरिमेय मिलेगा। दो गो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, अंतरफल भी, और दो गो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर हमेशा परिमेय होगा। ये 5 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको देखते रहिएगा। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखें, इसके बाद इसको देखें। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा जान लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अब आएंगे हम मेन जो टॉपिक है अपना वास्तविक संख्या। लेसन का नाम भी यही है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रियल नंबर। 10वीं क्लास तक आपको यही पढ़ना है। 11वीं क्लास में जाइएगा तो आपको रियल नंबर को छोड़ के इमेजिनरी नंबर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये वास्तविक संख्या क्या होता है समझिए। कल आपको बताया गया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज पढ़िएगा परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को कहा जाता है वास्तविक संख्या। यानी कि चाहे कोई नंबर परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो दोनों का दोनों ही होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन से जो संख्याओं का ग्रुप बनता है, उस सारे के सारे संख्याओं को कहा जाता है वास्तविक संख्या। और वहां से जैसे मान लीजिए यहां से कुछ भी लिख देंगे हम, वास्तविक संख्या होगा केवल रूट के अंदर माइनस को छोड़ के। याद रखिएगा, रूट 3 लिख देंगे। कोई भी नंबर अगर परिमेय है तो ही वास्तविक है, अपरिमेय है तो ही वास्तविक है। माने परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन को कहा जाता है वास्तविक संख्या। मतलब कि ये हुआ परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब कुछ भी लिखिएगा, जीरो लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, दशमलव में लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, वो सब का सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, केवल एक नंबर को छोड़कर, और वो नंबर होना चाहिए रूट के अंदर माइनस। ठीक है, देखिए रूट के अंदर माइनस अगर चला गया तो इसको वास्तविक संख्या ना मानकर इसको माना जाता है काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या के बारे में आपको पढ़ना है 11वीं क्लास में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या याद रखिएगा, कुछ भी लिख देंगे, चाहे रूट के अंदर लिख दें, रूट के बाहर लिख दें, दशमलव में लिख दें, गुना में, सॉरी जोड़ में ये लिख दें, या रूट के बाहर लिखे, रूट के अंदर लिखे, वर्गमूल निकले पूरा या वर्गमूल ना निकले, कुछ भी लिखेंगे, सारा का सारा वास्तविक संख्या होगा। एक नंबर को छोड़ देना है, बस रूट के अंदर माइनस नहीं चाहिए। अगर यहां से इस तरह से लिख रहे हैं तो ये भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, अभी तक के ग्रुप में आप जितना भी नंबर पढ़े हैं उसमें से पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बड़ा ग्रुप किस संख्या का है, तो अब आपका आंसर होगा वास्तविक संख्या। लेकिन 11वीं क्लास में जाएगा तो पता चलेगा कि नहीं, इससे भी बड़ा एक ग्रुप है जिसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी 10वीं तक में पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रुप किसका है, तो वास्तविक संख्याओं का है। तो पूछेंगे आपसे कि रूट 2/3 वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो कुछ भी लिखेंगे, एकदम मारिएगा वास्तविक संख्या है, केवल रूट के अंदर माइनस नहीं चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस चल गया तो ये कहलाएगा काल्पनिक संख्या, अगर रूट के बाहर माइनस है तो ये वास्तविक संख्या कहलाएगा। यहां तक में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई पूछेगा वास्तविक संख्या क्या है, तो बता सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को ही कहा जाता है वास्तविक संख्याओं का ग्रुप या वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं दशमलव के बारे में। देखिए, दशमलव के बारे में आप जानते होंगे, दशमलव जो होता है वो दो तरह का होता है। एक जो दशमलव होता है इसको कहा जाता है शांत दशमलव, और एक जो होता है इसको कहा जाता है अशांत दशमलव। देखिए, यदि विभाजन का क्रिया 2, 3, 4 या कुछ स्टेप के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो उसको कहा जाता है शांत दशमलव। और यदि विभाजन का प्रक्रिया कब मतलब कि खत्म नहीं होता है तो उसको कहा जाता है अशांत दशमलव। जैसे अगर लिख देंगे यहाँ पर कि 12 और बट्टा में लिख देंगे अगर 4, सॉरी हटाइए, लिख देंगे यहाँ पर कि 10 और बट्टा में लिख देंगे इधर
4। तो अगर यहाँ से भाग करें, 10 में 4 से भाग करें, तो 4 से भाग करिएगा, 4 दूना 8, 2 उतरेगा, दशमलव की वजह से 0, 4 5 20। मतलब ये पूरा कट गया। कितना स्टेप के बाद? दशमलव के एक अंक के बाद पूरा कट गया। तो ऐसे दशमलव को कहा जाता है शांत दशमलव। ठीक है। लेकिन अगर इसी में 4 को हटा के अगर लिख देते हैं 3, तो ध्यान से देखिए, अगर भाग करेंगे 10 में 3 से, तो 3 3 का 9, एक उतरेगा दशमलव की वजह से 0, फिर 3 3 का 9, फिर एक उतरेगा, फिर एगो 0 आएगा, फिर 3 3 का 9, फिर एक उतरेगा। मतलब ये कभी भी विभाजन का प्रक्रिया खत्म नहीं होगा। तो ऐसे दशमलव को कहा जाता है अशांत दशमलव। ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझिएगा कि कोई भी दशमलव जो होता है, दशमलव जो होता है दो तरह का होता है। एक होगा आपका शांत दशमलव और एक होगा आपका अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है। अशांत दशमलव दो तरह का होगा। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है आपका अशांत अनावर्ती। अब समझिए, जैसे यहां लिख देंगे 4.5, तो ये आपका क्या है? शांत दशमलव है। इधर लिख देंगे 4.325, तो ये आपका अशांत दशमलव है। अब अशांत दशमलव भी दो तरह का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती क्या होता है और अशांत अनावर्ती क्या होता है, इसको समझते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव वह दशमलव होता है, विभाजन का वह प्रक्रिया जिसमें दशमलव के मतलब कि दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन होता है, माने एक ही अंक बार बार आएगा, तो उसको कहा जाएगा अशांत दशमलव। और अशांत आवर्ती कहा जाएगा। और अशांत अनावर्ती जो होता है, इसमें विभाजन का प्रक्रिया ना तो खत्म होगा और ना ही कोई अंक रिपीट करेगा। तो वैसे दशमलव को कहा जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है। जैसे यहां लिख देंगे कि 1.232323 इस तरह से लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक दशमलव के बाद 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रहा है और अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे दशमलव को कहते हैं अशांत आवर्ती। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक दशमलव और कौन सा अंक रिपीट कर रहा है, तो 2 3 रिपीट कर रहा है, तो 1.23 का रेक्रीन। याद रखिएगा, इसको रेक्रीन पढ़ा जाता है और पढ़ेंगे 1.23 का रेक्रीन। इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद 2 3 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रहा है। और अगर लिख देते हैं 4.256713 इस तरह से, तो इसको कहा जाएगा अशांत अनावर्ती। मतलब विभाजन का प्रक्रिया खत्म भी नहीं हो रहा है और कोई भी अंक रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे दशमलव को कहा जाता है अशांत अनावर्ती। अब ध्यान से समझिए, शांत दशमलव जो होता है, यहां से ये याद रखिएगा, दशमलव के कुछ स्टेप के बाद मतलब विभाजन का प्रक्रिया जो है दशमलव के कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाता है। अशांत खत्म नहीं होगा। अशांत दो तरह का होगा, अशांत आवर्ती होगा और अशांत अनावर्ती होगा। अशांत आवर्ती में विभाजन का प्रक्रिया खत्म नहीं होता है, लेकिन अंक जो है रिपीट करने लगते हैं। तो ऐसे दशमलव को कहते हैं अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती जो होता है, इसमें दशमलव के विभाजन का प्रक्रिया जो है खत्म इसमें भी नहीं होता है, लेकिन इसमें अंक कोई रिपीट नहीं करेगा। तो अगर लिख देंगे यहां पर कि 4.6 और 6.7, पूछेंगे किस प्रकार का दशमलव है, तो याद रखिएगा ना तो इसमें डैश लगा हो और ना ही रेक्रीन लगा हो। तो ये पता चल रहा है कि ये विभाजन का प्रक्रिया दशमलव के 2 अंकों के बाद खत्म हो गया है। तो ये कहलाएगा शांत दशमलव। अगर लिख देंगे 4.6 का रेक्रीन, तो अगर रेक्रीन लग गया तो समझिएगा वो है अशांत आवर्ती। और अगर ऐसे लिख दें 4.6231 और इस तरह से दे दें, तो ये बता रहा है कि खत्म नहीं हुआ है विभाजन का प्रक्रिया। और यहां से देख लीजिए कोई भी अंक रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे दशमलव को कहा जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब प्रश्न यहां से कहां से बनेगा, ये समझिए। शांत दशमलव जो होता है वो होता है परिमेय संख्या का। ठीक है। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है? शांत होता है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण केवल शांत नहीं होता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है। अशांत आवर्ती भी हो सकता है। मतलब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा और नहीं तो अशांत आवर्ती होगा।
ठीक है, तो याद रखिएगा यहां से परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत भी हो सकता है और अशांत आवर्ती भी हो सकता है। आगे आपको हम बताएंगे कि कब इसका दशमलव निरूपण शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा, आप देख के पता लगा सकते हैं। और याद रखिएगा अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण एक ही होगा, केवल होगा अशांत अनावर्ती। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण किस प्रकार का होता है, और ऑप्शन रहेगा शांत, अशांत आवर्ती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में मारिएगा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो शांत होगा और नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। मतलब कि परिमेय संख्या शांत भी हो सकता है और अशांत आवर्ती भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण केवल और केवल अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि 4.625 और पूछेंगे ये परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है कि अपरिमेय संख्या का, तो आप देख के बता सकते हैं ये चूंकि शांत है और शांत दशमलव जो होता है केवल परिमेय संख्या का ही होता है, मतलब ये किसका दशमलव निरूपण है, तो ये है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। लेकिन अगर पूछ देते हैं 4.625 1 2 3 और डैश डैश दे के छोड़ देंगे, तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये दशमलव जो है अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती केवल एक ही नंबर का हो सकता है और वो होगा इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो पूछा जाएगा ये किस प्रकार के संख्या का दशमलव निरूपण है, तो वहां आपका आंसर होगा कि ये अशांत अनावर्ती है। लेकिन अगर हम कह देंगे 4.3 का रेखिन, तो रेखिन लग गया माने अशांत आवर्ती है। रेखिन का मतलब रियल में इस तरह से हुआ कि 4.3333 का ये अनंत तक जाएगा, इसीलिए अनंत तक को हटा के और जो अंक रिपीट करता है उसके ऊपर रेखिन डाल दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत भी हो सकता है और अशांत आवर्ती भी हो सकता है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण केवल एक ही होगा, वो होगा अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण तो दो तरह का हो सकता है, शांत भी, अशांत आवर्ती भी, और अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण केवल और केवल अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, अब यहां से 2-3 पॉइंट और समझ लेते हैं। नहीं तो रहने देते हैं, इसके बाद कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं, आप होमवर्क टाइप पे समझिए इसको। आप हम दशमलव कुछ लिख रहे हैं और आपको बताना है कि ये दशमलव जो लिख रहे हैं ये परिमेय संख्या का है दशमलव निरूपण कि या अपरिमेय संख्या का। ठीक है, निम्न में से बताएं कि कौन परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है और कौन अपरिमेय संख्या का। और पहला क्वेश्चन आपका यही है, आपको पहचानना है कि दशमलव शांत है, अशांत है या अशांत आवर्ती है। दूसरा क्वेश्चन है 6.732 का रेखिन। देखिए, अच्छा ऐसे लिख देंगे 6.23 का रेखिन, तो ये कह रहा है कि 6.2 और रेखिन केवल 3 पर है, मतलब रिपीटेशन किसका हुआ है, 3 का हुआ है, तो ये भी अशांत आवर्ती माना जाएगा। अगर हम लिख दे रहे हैं 6.5 का रेखिन, चौथा अगर लिख देंगे 13.25 का रेखिन, पांचवा नंबर लिख देते हैं 2.314567, इस तरह से। छठा लिख देंगे 2.314512 सातवां लिख देंगे 13.1234 डैश डैश दे देंगे, और आठवां लिख देंगे 2.6193। और आपको बताना यह है कि ये पहले दशमलव को पहचानिए कौन किस प्रकार का है, और फिर बताइए कि ये अपरिमेय संख्या का दशमलव है कि परिमेय संख्या का। इसके बाद आपको हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत कब होता है और अशांत आवर्ती कब होता है। ठीक है, फिर बताएंगे उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना, और फिर बताया जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अभी ये थ्योरी चल रहा है, समझिए कि एक तरह से इसको पढ़िए ढंग से, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए। ठीक है,
और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखें, ठीक है, और समझने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।